नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 मई 2020 को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने सभी यूनिट होल्डर्स को ई वोटिंग और यूनिट होल्डर्स मीट के लिए एक नोटिस भेजा है। आप सभी अपने ईमेल अकाउंट चेक करेंगे तो आपको इस तरह का ईमेल आया होगा। अगर आपको इस तरह का ईमेल नहीं आया है तो आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वेबसाइट पर जाकर भी इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। मैं इस नोटिस से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि ई वोटिंग का प्रोसीजर क्या है और यूनिट होल्डर्स को किस तरह से एक्शन लेना है। सबसे पहले हम ई वोटिंग का प्रोसीजर समझेंगे। तो बेसिकली जब आप ई वोटिंग कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल देना है फॉर ऑथराइजेशन। तो इट इज़ अ अप्रूव एंड ऑथराइजेशन। आपको यूनिट होल्डर्स को अप्रूवल देना है ऑथराइजेशन के लिए। और आप किसको ऑथराइज करेंगे? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी को, उनके ट्रस्टीज़ को, कि वो आपके बिहाफ में जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच सकें और उससे रिलेटेड जो पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकें। तो ई वोटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, फर्स्ट यस और नो। अगर आप बाय चांस नो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं देना चाहता हूँ, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो यूनिट होल्डर्स को कोई और तरीके से उनका ऑथराइजेशन लेने की कोशिश करेंगे या फिर एक और वोटिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नो कहने से आप सिर्फ डिले ही कर रहे हैं अपना पैसे को वापस लेने में, क्योंकि आप खुद तो उन यूनिट्स को बेच नहीं सकते, और अगर आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ऑथराइज़ नहीं करेंगे तो वो भी आपके बिहाफ में उन सिक्योरिटीज़ को बेच नहीं सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए जो पैसा वापस मिलना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नो का तो एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, मगर इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब आते हैं हम यस के ऊपर। तो अगर आप अप्रूव एंड ऑथराइजेशन में यस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तब आपके पास फिर से दो नए ऑप्शन खुलते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आइए समझते हैं ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या है। ऑप्शन 1 जो है, सेलेक्ट करने पर वो आपके बिहाफ में ऑथराइज़ करता है ट्रस्टीज़ को कि वो फर्दर स्टेप लें वाइंडिंग अप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो जो उसके असेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर सकें इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर, और उससे रिलेटेड जो मनी है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 की तरफ देखें तो वो एक आपको ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन देता है। अगर मान लीजिए कि आपको ट्रस्टीज़ पर भरोसा नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि वो शायद सही दाम पर या कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपकी सिक्योरिटीज़ को बेच सकता है जिससे कि आपको कम रिफंड मिले, तो उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन दिया है जिसमें उन्होंने अपॉइंट किया है डेलॉयट को। तो आप डेलॉयट को चूज़ कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, जो ट्रस्टीज़ होंगे उनका रोल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उनका रोल सिर्फ इतना ही रहेगा कि जो सिक्योरिटीज़ को सेल करने के बाद जो मनी आएगा वो सिर्फ यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक और बात भी है कि जो ट्रस्टीज़ हैं वो किसी भी तरह से इस मामले में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि जो स्कीम्स हैं या उसके असेट्स हैं वो किस तरह से डिस्पोज हो रहे हैं या उनका रियलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि डिस्पोजल और रियलाइजेशन की सारी जिम्मेदारी डेलॉयट पर आ जाएगी। तो आपको सोच विचार करके ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा। ऑप्शन 1 में आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ऑथराइज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ बेचने के लिए, और ऑप्शन 2 में आप डेलॉयट को ऑथराइज़ करेंगे सिक्योरिटी बेचने के लिए। अब आप एक केस इमेजिन करिए कि फॉर एग्जांपल 4000 इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें वोटिंग करनी है। तो कौन सा ऑप्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? आफ्टर ऑल जो पूरी स्कीम है उसको एक ही ऑप्शन के थ्रू डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, और ये डिसाइड करने के लिए वो लोग सिंपल मेजॉरिटी का सहारा लेंगे। यानी कि जब वो मेजॉरिटी चेक करेंगे तो जिस ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने वोट दिए होंगे उसी ऑप्शन के थ्रू सारी सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा। तो मान लीजिए 4000 इन्वेस्टर्स हैं और उसमें से 2001 इन्वेस्टर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया,
और 1999 ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया। तो क्योंकि ऑप्शन 1 में इन्वेस्टर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन 1 को चूज़ किया जाएगा। तो आप इंडिविजुअली ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में किसी को भी वोट करें, पर अल्टीमेटली जब उन वोट्स की काउंटिंग होगी तो उसमें जो ऑप्शन विनर होगा उसी ऑप्शन से उनको डिस्पोज किया जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। तो ये जो ई वोटिंग है, ये 9 जून 2020 से 9 बजे सुबह शुरू होगी और 11 जून 2020 शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी आप ई वोटिंग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि वोटिंग नो टू द ऑथराइजेशन विल नॉट चेंज द वाइंडिंग अप स्टेटस ऑफ द स्कीम। अगर आप ये सोचते हैं कि इनिशियली में जब आप ऑथराइजेशन दे रहे हैं और आप उसमें नो को चूज़ करते हैं, नो ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो उससे जो वाइंडिंग अप का स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस वाइंडिंग प्रोसेस को बंद करा दें, तो उसको बंद कराने का अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो भी फीस कोटक, क्योंकि कोटक जो है वो इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में चुना गया है और डेलॉयट को इन्होंने सेकंड ऑप्शन के रूप में चुना गया है असेट्स बेचने के लिए, तो इनकी जो भी फीस है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन खुद बोर्न करेगा, उसकी फ़ीस इन्वेस्टर्स के फंड से नहीं ली जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना होगा, दैट इज़ evoting.carvi.com। फिफ्थ, वोटिंग से संबंधित जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपको केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टली आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा, इसलिए आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ, यूनिट होल्डर्स में रजिस्टर देयर ईमेल एड्रेस एट एनी टाइम अंटिल 8 जून 2020। अगर मान लीजिए कि आपने अपना ईमेल रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें और जल्दी से जल्दी अपना ईमेल रजिस्टर कराएं। सेवेंथ पॉइंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन है जो कि आप ई वोटिंग या फिर मीटिंग ज्वाइन करने से पहले जानना चाहते हैं, तो आप 7वें पॉइंट पर दी गई ईमेल आईडी में अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। 7वें पॉइंट, ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो आपने वोट कास्ट कर दिया यानी वोटिंग कर दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपना ऑप्शन बहुत ही सोच समझकर चूज़ करना है। 8th पॉइंट, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिट होल्डर्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें वो लोग मैक्सिमम 2000 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जो उन्होंने पैकेज दिया होगा उसका जो भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का रिस्ट्रिक्शन होगा उसके हिसाब से, इसलिए जो पहले आएगा उसको पहले कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की एंट्री दी जाएगी और ये एंट्री ऑनलाइन होगी, जैसे आजकल सभी वेबिनार्स वगैरह चल रहे हैं उसी तरह से होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहते हैं तो आप 9th पॉइंट में दिए गए ईमेल आईडी में अपने क्वेश्चंस को 8 जून 2020 से पहले भेज सकते हैं। 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानने वाला है कि ट्रस्टीज़ ने जे सागर एसोसिएट्स को, जो कि एक रेप्यूटेड लॉ फर्म है, उनको अपॉइंट किया है एज अ स्क्रूटनाइजर टू मॉनिटर द ई वोटिंग प्रोसेस। तो ई वोटिंग प्रोसेस पूरी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए उन्होंने जे सागर एसोसिएट्स को अपॉइंट किया है और जे सागर एसोसिएट्स अपनी रिपोर्ट ट्रस्टीज़ को या ऐसे उस व्यक्ति को सबमिट करेंगे जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टीज़ ने असाइन किया है या ऑथराइज़ किया है, और यही लोग ट्रस्टी या वो ऑथराइज पर्सन जो है वोटिंग रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। तो वोटिंग की प्रोसेस कराने के लिए भी उन्होंने एक थर्ड पार्टी से टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट, इस टेबल में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स की मीटिंग किस किस दिन होगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्कीम्स की जो मीटिंग है वो 12 जून 2020 को होगी, और जैसा कि पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि जो ई वोटिंग है उसके लास्ट टाइम 11 जून है शाम को 6 बजे तक, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11 जून शाम को 6 बजे तक
अपनी वोटिंग नहीं करी है तो वो इस दौरान जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही है रिस्पेक्टिव स्कीम्स की तब भी वो वोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप उनका रिस्पेक्टिव टाइम भी देख सकते हैं। एक बार और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक से ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको हर स्कीम के लिए अलग अलग वोट करना होगा और आपको हर स्कीम के लिए एक सेपरेट मेल आई होगी, उसे आपको देखना होगा। मैं आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट में लिखकर भेजें ताकि मैं अपने चैनल को और बेहतर बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।